कल हमने पॉजिटिव्स के बारे में बात की। हो सकता है आज मैं नेगेटिव बताते हुए भी कुछ पॉजिटिव डिस्कस कर दूं, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव्स की। ठीक है, स्टार्ट। नेगेटिव्स। देखिए, अगर आप इसी तरह से सब्सिडीज प्रोवाइड करते रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें है ही नहीं, बिजली के बिल माफ हैं, तो नेचुरली फार्मर के मन में एक फीलिंग आएगी कि होल डे मैं ट्यूबवेल चलने दूं। इसकी एक्सटर्नलिटी फैक्टर देखिए कितना बड़ा है कि आपके आज की डेट में जिन जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, दे आर सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज। आज पंजाब जैसा, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसा राज्य पूरी तरह से ग्राउंड वाटर टेबल से डिप्लीट होने को जा रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये जो मुफ्त बिजली देने का कार्यक्रम चलाया गया, उसकी वजह से होल डे ट्यूबवेल। क्योंकि उसके मन में क्या होता है कि पता नहीं कब बत्ती चली जाए, जितना खेत भरना है भर दो, चलने दो, एक्सेस ऑफ वाटर भी एक्यूमुलेट हो रहा है, होने दो, क्योंकि बिजली का बिल तो आना नहीं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा आप अपने घर में देखिएगा। आपके घर में यदि थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी, मोटर फालतू चल रही है और छत पे पानी, तो आपकी मम्मी गालियां देने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि मीटर घूम रहा होता है। कहते तुम्हें पता नहीं लगा, इतनी देर थी मोटर चल रही थी, वो कह रही पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कीजिए। सो द थिंग इज कि दैट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नेसेसरी, ताकि सामने वाले को, क्योंकि वो सर्विस कैसे क्रिएट हुई है, कोयला आया बिहार से, रोपड़ में प्लांट लगा, वहां पे बिजली बनी, इतने बड़े बड़े इंजीनियर 1.5 लाख तनख्वाहों वाले वहां पे रखे, उसके बाद उसको ट्रांसमिशन करके सप्लाई किया, आपके घर तक खर्चा आया है यार, कुछ तो चार्ज आप वसूलिए। और इस तरह से सिस्टम रखिए कि इतना भी सामने वाले को ना लगे कि ये टोटल ही मुफ्त है, चलो करो प्रयोग जितना भी। तो दैट इज नॉट गुड, इस बात को सुधारना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट नेगेटिव ये था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कराने के पीछे ये सब्सिडीज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है जी। सेकंड एस्पेक्ट है इसमें कि बेअंत पैमाने पर सब्सिडी मिलने की वजह से आपने अंधाधुंध यूरिया और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, तो उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हुई, उससे फूड चेन खराब हुई और वाटर पोल्यूशन क्रिएट हुआ। ये आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ खेतों को। तीसरे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि ये सब्सिडीज के बेनिफिट की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मिडल मैन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े, अगर ये सब्सिडीज ना होती तो 1,000 रुपए में यूरिया का बैग मिलता कंपनी से, 1,000 रुपए में वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता और आगे 1,050 रुपए में बेचता, 50 रुपए की कमाई होती। उसे पता है 1,000 रुपए में बैग मिल रहा है, बेचना मुझे 250 में, और मैं उसको तो बेचूंगा नहीं, और 750 मुझे पीछे से सरकार की तरफ से आ जाना है, तो मैं इसे 350, 400, 500 में किसी और को बेच के 750 वो भी खाऊंगा। तो अल्टीमेटली ये जो कमाने वाला एक चस्का नजर आया, इसकी वजह से अंधाधुंध मिडलमैन क्रिएट हुए, अंधाधुंध डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट हुए। लाइनें लगी रहती थी और एक से एक एमएलए एमपी, एक एमएलए के पीछे आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये लीडरी कर रहा है पिछले 20 साल से, और एक बंदा कहेगा कुछ भी नहीं बना इसका, कभी लीडर भी नहीं बना। उसे लीडर बनना ही नहीं था, उसे लीडरी सिर्फ इसलिए करनी थी कि वो लीडरों के थ्रू जो बेनिफिट ले सकता है वो सारे बेनिफिट्स ले, जो जो ठेके, जो जो फायदे ले सकता है उनको उठाए। इसमें सब्सिडीज का एक बहुत बड़ा रूल था। तो सोसाइटी में एक जो एक्सचेकर पे बर्डन क्रिएट करने का काम किया इन्होंने, ये मिडिलमैन टेंडेंसी के थ्रू, जिसकी वजह से आज की डेट में फार्मर ही सफर कर रहा है। अल्टीमेटली उसको समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों को यूटिलाइज कैसे करना है। तो दैट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। आई बात समझ में? अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी वजह से इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स जिसे हम क्रॉप कहते हैं वो लिया गया और गोदामों में सड़ाया गया, जलाया गया, बर्बाद किया गया। अल्टीमेटली हमारे देश की जो जमीन है, जो रिसोर्सेज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आपने वो रिसोर्सेज पहले ऑक्यूपाई किए गोडाउंस बनाने के लिए, एफसीआई के, फिर उन गोडाउंस में बहुत बड़े पैमाने पर आपने अनाज जमा किया, जिसमें से ऑलमोस्ट 40-50% अनाज खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके पीछे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कंज्यूम हुई, तो वो अनाज को वहां से लाना और गोदाम तक ले जाना, और गोदाम से फिर आगे वितरण करना, अगर तो वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे तो ये फ्रूटफुल एक्टिविटी है। अगर वो वहीं पे सड़ जाता है तो यू आर वेस्टिंग द प्रीशियस रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जो बहुत ही कीमती फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च करके आपने परचेज करी थी। और ये खर्चा आपने किससे लिया है? जनता से ही लिया है, वह जनता का ही पैसा है।
सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो ऐसी अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो वाजिब ही नहीं है, जो लाजमी ही नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीकेजेस इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि 100 रुपए में से, राजीव गांधी का कहना था कि 100 रुपए में से 10 रुपया जरूरतमंद तक पहुंचता है, 90 रुपए तो रास्ते में गायब हो जाता है। तो 10 रुपए की सर्विस पहुंचाने के लिए आप 90 रुपया वेस्ट कर रहे हैं। ये 90 रुपए किसका है? 90 रुपए पे तो ये एक ऐसा सिस्टम हुआ कि देश से 100 लिया, देश को 10 दिया। ये तो देश को पीछे ले जाने वाली बात हुई। कैसे? सरकार कर्जे में आई, सरकार ही तो कर्जे में आई, और वो सरकार कर्जे में जब आई है तो कर्जा आज ना दे करके 10 साल 20 साल बाद देगी। देगी किधर से? टैक्स ही लेगी। तो टैक्स किस पे लगाएगी? आने वाली पीढ़ी पे। तो आपको दिया कुछ नहीं है, आपसे लिया ही है। आपसे लेके 100 आपको 10 दे दिया और खुद खा गए। माने ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया गया जनता से, उसके तहत ये कहा गया कि 100 रुपए आपको देंगे, जिसमें से 90 रुपए इंडिविजुअल्स खा गए बेनिफिट लेके, और जनता का पैसा इंडिविजुअल का पैसा हो गया, और वापस फिर जनता को 10 रुपए दे दिया। बोला लो हमने अपना 90 निकाल लिया। तो ही तो सिर्फ मंत्रियों के रिश्तेदार, आईएएस आईपीएस इनके रिश्तेदार सिर्फ यही क्यों अमीर हुए देश में? सब्सिडी वाला रोल बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई बात समझ में? सो द थिंग इज, ये जो सिस्टम रहा रेगुलेशन का, इस रेगुलेशन के सिस्टम के तहत आपने पेट्रोल पंप के लाइसेंस रेगुलर किए, डीजल के लाइसेंस, केरोसिन के लाइसेंस रेगुलर किए। इसकी वजह से आज यहां से लेकर के मेरे घर तक खोल के देख लो, पेट्रोल पंप किसी आम आदमी का है? सारे नेतागणों के, ऑफिसरों के चाचे भतीजे भाई मामे इन्हीं का है। अगर रेगुलराइजेशन नहीं होता, मार्केट फोर्सेस के अधीन होता, तो फाइट होती, जो जीत के जेके जाता बिडिंग होती, बिडिंग के थ्रू सारा पैसा देश को मिलता, सरकार को मिलता। जैसे कोल आवंटन में अब हुआ, कितना पैसा देश की सरकार को मिला। जैसे 2G और 3G और 4G नेटवर्क देने में हुआ, कितना पैसा मिला। अगर ये सेक्टर भी रेगुलेटेड होते तो अल्टीमेटली ये भी किसी नेता के पास ही बैठे होते, लेकिन ये ओपन मार्केट के थ्रू दिए गए तो करोड़ों रुपया सरकार के पास आया, हजारों करोड़ों रुपया। सो मुद्दे की बात है, आपने रेगुलेशन के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट की गई, लीकेजेस के थ्रू ब्लैक मार्केटिंग का जन्म हुआ, मिडलमैन रिच हुए और जो एंड कंज्यूमर था उसको उस लेवल पर लाभ ही नहीं दिया। अगला, बहुत सारे इल्जाम लगे इन सब्सिडीज की वजह से हम पर इलीगल सब्सिडीज प्रोवाइड करने का। इलीगल कैसे? अब आप कहेंगे सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अधीन भी तो आते हैं, WTO के अंदर, और WTO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं जो इलीगल है। तो अल्टीमेटली इलीगल होने का तमगा लगा, और जो केस फाइट करने पड़ते हैं उन केसों का अगला अलग से पैसा देना पड़ता है। दैट इज अनदर कॉन्सिक्वेंस। सो अगली इंपॉर्टेंट बात, बहुत बड़े पैमाने पर हमने सब्सिडीज प्रोवाइड करने के चक्कर में देर आर 2 टाइप ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो, एथिकल एंड अनएथिकल। हमने बहुत ही हाई लेवल पर अनएथिकल सब्सिडीज प्रोवाइड करी। जैसे कैन यू इमेजिन, एक मर्सिडीज वाले को डीजल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, 50 रुपया की जगह उसे 100 रुपए का डीजल भी देते तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई बात समझ में? तो आप किस तरह की सब्सिडी दे रहे हैं? अनएथिकल। आपसे मेरा एक सवाल है बेसिक सा, कि देश में 85% किसान वो है, मतलब अगर मैं एक फिगर आपको दिखाऊं कि देश में कुल 100 एकड़ जमीन है और देश में सिर्फ 100 फार्मर है, तो 85 फार्मर्स के पास 15 एकड़ जमीन है और 15 फार्मर के पास 85 एकड़ जमीन है। लुक एट द डिफरेंस। तो 85 फार्मर के पास 15 एकड़, मैंने पर फार्मर क्या ही आया होगा पॉइंटों में, और 15 फार्मर के पास 85 एकड़। ये हाल है हमारे देश का। ऐसे हाल वाले देश में आप जब सिर्फ 4 राज्यों में 5 राज्यों में ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हो, बाकी राज्यों में आप मैनुअल प्रैक्टिस से आज भी खेती बाड़ी करते हो, हाथों से सारे काम करते हो, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के खंभे नहीं बिछे हुए। यूपी बिहार में तो बिजली नहीं पहुंची। आप अमेठी रायबरेली चली जाएं, जो कांग्रेस के इतने गढ़ हैं, 10 किलोमीटर स्टेशन से उतर के 10 किलोमीटर डीप जाइए, टैक्सी पकड़ के, बत्ती नहीं आती वहां पे। लोग बैटरी पे टीवी लगा के सड़क के किनारे ही बैठे होंगे, समोसे वाली चाय वाली दुकान पे। पूछोगे इस पे क्यों लगाया हुआ, तो बिजली आई नहीं हमारे गाँव में। सो जब जिस देश का ये हाल है कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं हो पाई, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे रहे हो, तो मैंने वो किसको मिल रही है? वो अल्टीमेटली समृद्ध राज्यों को मिल रही है और समृद्ध किसानों को मिल रही है। उसको तो मिली नहीं जिसके नाम पे आपने सब्सिडी दी, और जिसको मिली है बहुत बड़े पैमाने, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि वो 300 रुपए के बदले 3000 भी बिजली का बिल भर सकता है।
मुद्दे की बात है आपने उसकी जेब भरी उससे लेकर के जिससे नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिस राज्य में बिजली नहीं है उस राज्य के किसान को भी कोई भी सामग्री खरीदने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स तो देना ही पड़ा था, उसके द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स जो भरा गया उसके तहत आपने सब्सिडियां देके उसकी जेब भरी। तो आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं किया, आपने डेप्रीवेशन फ्रॉम द मनी कर दिया, उस पर्सन से भी उसका पैसा छीन लिया जिसपे उसका हक बनता था। आज दिन तक गवर्नमेंट ने एक ही पॉलिसी फॉलो करी कि नॉन डायरेक्ट टैक्स जो है उनको ज्यादा बड़े पैमाने पर लागू करो एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी एक कारण है कि देश को पीछे की तरफ लेकर के गया। सो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप कोई भी सब्सिडी ले लें आज की डेट में, अगर मैं आपको कहूं ऑलमोस्ट अगर हम सभी सब्सिडीज की बात करें, जैसे सबसे पहले फूड सब्सिडी की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका लाभ किसने उठाया? अबव पॉवर्टी लाइन लोगों ने। किस तरह से? जाली राशन कार्ड बनाए गए थे और उनके तहत राशन लिया जाता था। राशन की डिपो से सीधा सामान किराने वाली दुकान पे जाता था, किराने वाले के थ्रू बिकता था। बहुत बड़े पैमाने पर शुगर और केरोसिन बिकती थी, वो ऑलरेडी बड़े शाहूकारों की सेटिंग होती थी, सारा शुगर और केरोसिन उनकी दुकानों में चला जाता था और उनके घरों में पहुंच जाता था। अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी फूड सब्सिडी का बेनिफिट आपको देना था किस गरीब को, क्या आपने दिया? नहीं दे पाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइटम्स जो हैं वो ये है, इरिगेशन होना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग करता होना चाहिए, उसके बाद सारे छंदबंद इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि वो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सके। तो अल्टीमेटली ये किसके पास होते हैं? बड़े किसान के पास। तो इरिगेशन फर्टिलाइजर में भी देखे तो बड़ा किसान ही लाभ उठा करके गया, छोटे किसान को तो ये लाभ ही नहीं पाया। वो क्या उगाता है? दालें। वो क्या उगाता है? मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, इस तरह की चीजें जहां पर फर्टिलाइजर्स का उस लेवल पर प्रयोग ही नहीं होता। जैविक खेती के माध्यम से उगाए जाते हैं और क्रॉप इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है, बड़ी दूरी पर बूटा लगा रहता है, प्लांट लगा रहता है, खुली खेती होती है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है, इंटेंसिव नहीं होता। तो उसको भी लाभ नहीं मिला उस पैमाने पर। अगर पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करें तो देश का बहुत बड़ा गरीब इंसान यदि है तो वो साइकिल चलाएगा, अगर थोड़ा सा पैसा उसके पास आता है तो बाइक चलाएगा, और साइकिल में तो कुछ भी नहीं डलता तो कोई सब्सिडी का फायदा ही नहीं। बाइक में पेट्रोल डलता है, उस पर आप सब्सिडी उस लेवल पे देते ही नहीं। गाड़ी तक उसकी की हिम्मत पहुंच ही नहीं पाती कभी, और गाड़ी जो लोग चलाएंगे तो वो बड़े आराम से डीजल भर सकते थे अपने पैसों से, आपने उनको सब्सिडाइज कर दिया इस नाम पर कि खेतों में पानी निकलता है जनरेटर सेट के थ्रू, तो हमें डीजल को रेगुलेट रखना होगा, और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मोड डीजल है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो हमें डीजल को रेगुलेट करना है। बट अल्टीमेटली होने क्या लगा? जितने भी प्राइवेट ट्रक चलते हैं, जितने भी आज की डेट में बसें चलने लगी, जितनी प्राइवेट बसें, अब आपके अकॉर्डिंग आप मुझे सही मायने में बताइए, इनको कोई डीजल सब्सिडी मिलने की जरूरत है? खरबों रुपए में खेल रहा है वो पर्सन। ऐसा बंदे, मतलब वो बंदे जब इलेक्शन कैंपेन लड़ते हैं तो अपनी रिपोर्ट भरते हैं कि हमारा 1000 करोड़ का टर्नओवर है। अब जिनका 1000 करोड़ का टर्नओवर है उनको किस बात की सब्सिडी दे रहे हो आप? 1000 करोड़ में 50 करोड़ का डीजल भी डलवा लें सारे साल में तो भी फर्क नहीं पड़ना, 950 करोड़ फिर टर्नओवर बच जाना। तो मुद्दे की बात है, आप उनको भी सब्सिडाइज कर रहे हो। आपने कभी सोचा इन सबने बसों के धंधे में माल क्यों लगा लिया? डीजल सब्सिडाइज था और किराए ठोक के लेते हैं क्योंकि रेगुलेशन इनके ऊपर कोई नहीं। रोडवेज की बसों का किराया तो फिर भी सरकार डिसाइड करती है, इनका किराया कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। और ऐसी सेटिंग इनकी सरकारों के साथ कि उन रूट की बसों के परमिट इनको मिलते हैं जिन रूट पे रोडवेज चलती बड़ी रेयर है। पठानकोट रूट पकड़ लीजिए, ये वो रूट इनको दिए गए जो जिन रूट पर चलनी प्राइवेट और सरकारी चलानी नहीं गई, सूख जाएंगी आपकी आंखें देखते देखते, क्योंकि रोडवेज ही भाषा है। मजबूरी में आप इन्हीं पे चढ़ोगे कि गोली मार दे इन्हीं पैसे चढ़ जाओ, पहुंचाएंगे तो सही। और बदमाशियां उनकी अलग से, सब सेटिंग के साथ हुआ और ये सब्सिडीज के तहत ही हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बसों पर हैवी सब्सिडी दी गई, परमिट बहुत इजीली दे दिए गए। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि इसका फायदा किस गरीब को हुआ? मुझे बताइए, कोई एक गरीब का नाम लीजिए सूर्यवंशम फिल्म की तरह जिसकी बस चल रही हो, बता। तो अल्टीमेटली आपको तो डीजल डिपो से पेट्रोल पंप से डलवाना पड़ रहा है, तो उस पर फिर भी उसकी 1.5-2 रुपया कमीशन होगी। ये तो खुद सरकार है, डीजल प्रकोर करते हैं, इनकी बसों में तो डीजल सीधा इनके डिपो से भर रहा है, उस पर कमीशन वाला पैसा भी नहीं लगा। माने इन्हें डीजल उन 50 रुपए वालों से भी सस्ता 45 में ही मिलता है। ऑक्ट्रॉय सेस सरचार्ज भी नहीं देते होंगे, तभी तो बसें डाल के बैठ जाते हैं। सिंपल। सो मुद्दे की बात यह है कि जब आपने किसान के लिए एक पेट्रोलियम सब्सिडी देनी शुरू करी, केरोसिन उस तक नहीं पहुंचा, डीजल गाड़ियां वो तो चलाता ही नहीं, जिसके पास बैल खरीदने का पैसा नहीं, 15,000 रुपए के लिए वो गिरवी हो रहा है। और यूपी में आए दिन केस स्टडीज आ रही है, ईस्टर्न यूपी, भागलपुर, बिहार की अगर कहानी आप सुन ले
तो अभी अभी न्यूज आ रही थी कि 3 घर की औरतों को अपना जिस्म बेचना पड़ा बैल खरीदने के लिए, वरना उनके बच्चों की परवरिश रुकी पड़ी थी। सो मुद्दे की बात है, जब ऐसे देश में हालात है तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गाड़ी ले लेंगे? नॉट इवन पॉसिबल कि वो कार किधर से परचेज करेंगे। कभी जिंदगी में नहीं सोचते वो कि हम गाड़ी में जाएंगे। किसी शादी माहौल, शादी त्योहार में कभी गाड़ी में बैठ जाते तो बहुत अलग बात है। सो मुद्दे, जो बंदे अपनी जान जोखिम पे रख के 60 रुपए में ट्रेन का सफर 3 दिन का करते हैं और 150-200 रुपए की स्लीपर की 300 की टिकट नहीं कटाने की हिम्मत रख पाते, वो गाड़ी, सबसे सस्ती कार कौन सी भारत में कहते हैं? नैनो, वो भी 1.25 लाख की पड़ती है। तो वो गाड़ी कहाँ से लेंगे? उसमें भी सारा पेट्रोल डलता है, क्या करेंगे वो लोग? सो मुद्दे की बात यह है, पेट्रोलियम सब्सिडी एक्चुअल में किसान गरीब तक नहीं पहुंची। फूड सब्सिडी के एक्चुअल लाभ गरीब के द्वारा नहीं उठाया गया। इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअल लाभ गरीब के द्वारा नहीं उठाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी जो फार्म सब्सिडी के नाम पे आपने दी, आप मुझे जेन्युइन बताओ, अगर मैं आपको, तो परसों की रिपोर्ट है 50 पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड आंध्र प्रदेश में 50% फार्म लोन जो एनपीओ रखा है वो सिर्फ 2 लाख अमाउंट का है। 50% फार्म लोन जो एनपीओ रखा है वो सिर्फ 2 लाख अमाउंट का है। मैंने, फार्मर की हालत यहां तक है कि 2 लाख नहीं चुका पा रहा है वो, समझ रहे हो? मैंने जो टोटल एनपीए फार्म सब्सिडी फार्म का हुआ है उसका 50% कॉर्पस सिर्फ 2-2 लाख वाले लोन है। छोटे लोन है जिन्हें हम छोटा लोन कहते हैं, बहुत बड़े लोन नहीं है। तो किसान की हालत कितनी खराब होगी, कैन यू इमेजिन? 2 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। 2,000 रुपए की कमी आई पड़ी है। समझ आई बात? गांव में घरों में जाइएगा ना आप, तो यहां तक मैंने माहौल देखे कि जब गेस्ट जाते हैं उस दिन टमाटर आते हैं, वो कहते हैं हम खाते ही नहीं। प्याज उस दिन आते हैं, जो घर में लग जाता है थोड़ा बहुत आंगन में, बस उसी से काम चलता है। और आप उन्हें खड़े पैर कह देंगे कि 2,000 तो खत्म। 20 रुपए के लिए तो वो 10-10 दिन चादरें निकालती बैठती रहती है, कभी चादरें निकाल ली, कभी कुछ निकाल लिया। दैट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द विलेजेस। We are not understanding it. So the concept is कि they are not enjoying the benefit of the subsidies that you are giving on the infrastructure. आपने क्या कर दिया? आपने ट्रैक्टर के नाम, सरकार ने सब्सिडी के नाम पे क्या दिया? इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट में छूट दे दी है। ले लो जाके 4 लाख का ट्रैक्टर, 10% नहीं देना पड़ेगा, 4 या 5% देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ही आधा हुआ। 4 लाख रुपए की हैसियत है जिसके 2 लाख, जो जिससे 2 लाख कर्जा नहीं भरा जा रहा, वो 4 लाख का ट्रैक्टर किधर से लेगा? सो मुद्दे की बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं। जिसके खेत में बिजली नहीं, जिसके खेत में इरिगेशन का प्रोविजन नहीं, वो ट्रैक्टर अपनी छाती पे चलाएगा। वो कहता गोली मार, हाथ पांव जो के किसी बड़ी जमींदार के खेतों में काम करके उसी को बोलूंगा कि ट्रैक्टर इधर भी वाला, अपने 2 खेतों वाले भी ला लवा मैं, जो तुम कहो था। वो किधर से ट्रैक्टर खरीदने जाएगा? सो सब्सिडीज का एक्चुअल बेनिफिट ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से पहुंचना चाहिए था, आई एम टॉकिंग जिस तरह से पहुंचना चाहिए, मैंने नहीं कहा कि नहीं पहुंचा, मैंने नहीं कहा बेनिफिट नहीं पहुंचा। बेनिफिट नहीं पहुंचा होता तो सब्सिडी चलती नहीं इतने समय तक। कुछ है तो चल रही है, वो कल बताए, बेनिफिट बताए। जिस तरह से पहुंचना चाहिए था उस तरह से नहीं पहुंचा। दैट इज द रीजन की सब्सिडी बिल माउंटिंग है, और डेथ, सुसाइड्स एंड द दैट पेनेंस एंड द सफरिंग्स ऑफ द फार्मर्स, ऑफ द poverty stricken, of the chronic hunger people, that is also aggravating. Okay, तो बोथ चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, जबकि बोथ पैराडॉक्स हैं। बोथ पैराडॉक्स साथ कैसे चल सकते हैं? मैंने बीच में कुछ तो गड़बड़ थी, और यही गड़बड़ थी। आपकी प्लानिंग पॉलिसी में वीकनेस रही। आपको मेरिट गुड्स को डेवलप करना ज्यादा लाजमी बन रहा था, आपने उस लेवल पर इन्वेस्ट ही नहीं करा। तो मुद्दे की बात आती है कि ये बोल बच्चन सब न्यूज चैनल पे आके कर जाते हैं, हर बुक में भी पढ़ते हैं। ठीक कैसे करें देश को? हाउ टू रिवाइव इट, दैट आई विल टेल यू। मिल रहा है, चलिए ठीक करने की तरफ विचार करते हैं। बहुत सारे विचार आपके मुझसे मिलते होंगे, मैच करते होंगे, क्योंकि अब आपका भी माइंड उस वे में चलने लगा है। सबसे पहला एस्पेक्ट, फूड सब्सिडी बहुत बड़े पैमाने पर दी जाती है, और फूड सब्सिडी के नाम पे फार्म सब्सिडी दी जाती है। हम किसको ठीक करना चाहते हैं? हम फार्मर को ना। बात ठीक थी कि एमएसपी दिया जाना लाजमी है, करेक्ट है जी। एमएसपी के तहत किसान के पास पैसा पहुंच रहा है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं इस एंड पर कि एमएसपी भी उस किसान को मिलेगा जिसकी फसल पैदा हुई। और एमएसपी में भी 2 तरह की फसलें होती हैं, ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है, और कॉमन क्रॉप। तो कॉमन क्रॉप का एमएसपी अलग होता है, और जो ग्रेड क्रॉप होती है ग्रेडेड, उसका एमएसपी अलग होता है कि नहीं?
अलग अलग नमी देखी जाती है कि नमी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कालापन आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें देख के उठाते हैं, वो ऐसे नहीं उठा लेते मुंह उठा के। तो अल्टीमेटली एमएसपी तो तब मिलेगा जब फसल होगी पास में, और फसल भी तब जब फसल की क्वालिटी होगी, और फसल तब होगी जब अपने परिवार के खाने लायक पैदा करके बचा हुआ हो आपके पास हो, और वो तब होगा जब आपने फर्टिलाइजर और सीड इस्तेमाल किए हैं। और फर्टिलाइजर सीड और इक्विपमेंट आप तब यूज करोगे जब आप में वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी तब आएगी जब आपके पास कम से कम 6 से 7 खेत हैं, और 6 से 7 खेत तो तभी आएंगे जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा। वो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे डेट का 85% फार्मर जो है वो मार्जिनल है और स्मॉल है। तो कैसे ठीक करें भाई? एमएसपी इज नॉट द इशू, द वे इज हु इज गेटिंग दैट एमएसपी, दैट इज द इशू। किसको मिल रहा है वो एमएसपी, दैट इज द इशू। सो टू इम्प्रूव दैट, the most important aspect is we need to promote cooperative farming। हमें देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना ही होगा। क्यों? एक किसान जिसके 2 खेत हैं वह अकेला कोई सर्विस नहीं दे सकता, बट इस तरह के 100 किसान जिनके 2-2 खेत हैं, तो 200 एकड़ खेतों के लिए बिजली भी आएगी। मान लो 20 मोटरों के साथ 200 खेत पे काम होता है और 100 किसान इन्वॉल्व है इसमें। 200 खेत ਦੇ ਉੱਤੇ अगर आप फसल उगाई है जबरदस्त तरीके नाल, 3 फसलां साल ਦੀਆਂ ਕੱਢੀ है, कमाई कितनी हो? तो 2.5 करोड़ रुपए को अब आप 200 रुपए में डिवाइड करके देखिए अमाउंट कितनी बनती है आराम से। सो द कंसेप्ट इज कि अगर आप ढंग से खेती करते हैं तो पर किसान, पर फार्मर आराम से 3-4 लाख रुपए अर्न हो सकता है, बड़े आराम से। सो नॉर्मली वो किसान 30-40 हजार के कर्जे में रहता है और वही किसान 3 to 4 लाख रुपीस अर्न कर सकता है। बट ये किसके थ्रू? जब इलेक्ट्रिसिटी अवेल करने लायक हो, जब वाटर, इरिगेशन और सीड अवेल करने लायक हो। उसके लिए क्या करना होगा? हर छोटे किसान को आपस में जोड़ना होगा, पहला। हर छोटे किसान के समूह को बड़े किसानों के समूह के साथ जोड़ना होगा। बड़ा किसान कोई दानव थोड़ी ना है, कोई आपको खत्म थोड़ी ना करने है। वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाता है, आपको बेटर वे में खेत यूटिलाइज करने सिखाता है। और अगर आपके साथ जुड़ेगा, अपने इक्विपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेगा, आप अपनी लेबर शेयर करना उसके साथ। आज किसानों को 8-8, 9-9 हजार रुपए लड़के रखने पड़ रहे हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए, जो उनकी खेतों को वाह दे, क्योंकि पिता जो होते हैं उनमें वो उतनी कैपेसिटी नहीं और बेटे स्टडी करते हैं। तो अगर छोटा किसान ही है और उसके वो आपके साथ कोऑपरेटिव के थ्रू जुड़ गया, ट्रैक्टर वो चलाएगा, ट्रैक्टर आपका होगा। जहां 10 खेत आपके, वहां 10 खेत उनके भी, कहानी खत्म। उसका भी पैसा बचा, आपका भी खर्चा बच गया, और इक्विपमेंट आ गए पूल इन में। तो मुद्दे की बात यह है कि आज की डेट में देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं करेंगे। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में कई तरह की गेम है। कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत हमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी कि हम एक ही तरह की क्रॉप उगवाने के लिए फिर मजबूर करते हैं। जैसे पोटैटो ग्रोवर्स हैं, तो वो फिर आपको पोटैटो लगाने के लिए कहेंगे कि आपको पोटैटो ग्रो करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है कि कई साल ऐसे भी आ जाते हैं जब पोटैटो इतना ज्यादा होता है और कीमत नहीं मिलती, फिर सड़कों पे फेंकते हैं। बड़ा किसान तो बियर कर जाता है, लेकिन उसी समूह में छोटे छोटे किसान भी हैं, वो मर जाते हैं। फिर वो ऐसे ग्रुप लीव करके भागते हैं कि नहीं करनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो क्लाइमेटिकली और सीजनली जो फिजिबल क्रॉप्स हैं जिस रीजन में, जिस बेल्ट में, तो एग्रोनॉमिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिए। मतलब एक एक्सटर्नल एलिमेंट आकर के आपको ना बोले कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करिए और आपके ऊपर क्रॉप्स थोपी जाए। उस रीजन में जिन क्रॉप्स पे आपकी महारत है और सीजनली जो क्रॉप प्रॉपर हो सकती हैं, उन्हीं क्रॉप्स में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिजिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। पहला ये हुआ, फर्स्ट एस्पेक्ट इज। आप पूछेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे रोल कैसे प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बनाएंगे, गवर्नमेंट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का काम कर सकती है, तो बिकॉज गवर्नमेंट इज मास्टर इन ब्रांडिंग। और गवर्नमेंट ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का काम कैसे कर सकती है? टू इंड्यूस द कॉर्पोरेट हाउसेस। कॉर्पोरेट हाउसेस को अटैच करना पड़ेगा कोऑपरेटिव्स के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए? फसलें, क्रॉप्स। इसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग और जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग